हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल गहलोत आज आप लोगों के सामने रदरफोर्ड का एक परमाणु मॉडल लेके आया हूँ, जो एक फेमस मॉडल है। जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट मॉडल डिस्कस किया था। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने बात की थी, जे थॉमसन का मॉडल बात की थी। जे थॉमसन ने ये बताया था कि जो परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, इनका जो डायमीटर होता है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। यहाँ तक तो ये बताकर इनका मॉडल एंड हो जाता है। आगे जो आया था इसके बाद में, जो अगला नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था वो था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड आया था सन 1911 के अंदर। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इनके कुछ शिष्य वगैरह थे, स्टूडेंट्स थे। इन दोनों ने 1911 के अंदर एक रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद में उन्होंने बताया था कि एटम के अंदर हमेशा सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एक्चुअल में जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को ये बता देता हूं मैं कि आप लोगों में से शायद बहुत कम जनों को पता होगा कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो मॉडल है, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल सोलर मॉडल से मिलता है। सोलर मॉडल से मिलता है। सौर मॉडल से मिलता है। सौर मॉडल से कैसे मिलता है वो हम लोग इस वीडियो के एंड के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, और सौर मॉडल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे सेम हैं। वीडियो को आगे शुरू करते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसी कड़ी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल, जिसके अंदर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन कौन सी इन्होंने चीजें यूज में ली थी। तो सबसे पहले इन्होंने एक यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज में लिया था। ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स था जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यूज में लिया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल काम में ली थी। इस गोल्ड फॉइल की खास बात ये थी कि 10⁻⁻7 मीटर की मोटाई की थी, यानी इसकी जो मोटाई थी 10⁻⁻7 मीटर थी। या अगर हम लोग दूसरे वर्ड के अंदर बात करें तो 100 नैनोमीटर के आसपास इसकी थिकनेस थी। इसके बाद में जो बात कर रहे हैं हम लोग, इस उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया था, इस गोल्ड फॉइल के सराउंडिंग एक यहाँ पर स्क्रीन लगा दी थी, एक पर्दा लगा दिया था। ये यहाँ पर इसका पर्दा हो जाएगा या स्क्रीन हो जाएगी। इस स्क्रीन की खास बात ये थी कि इसके ऊपर एक कोटिंग की हुई थी ZnS की, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फाइड। इन्होंने क्या किया था, इस जिंक सल्फाइड की इसके ऊपर क्या कर दी थी, पॉलिश कर दी थी या कोटिंग कर दी थी। और यहाँ पर एक जो एलिमेंट यूज में लिया था वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पर काम में लिया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, तो आप लोगों ने एक ऐसी वॉच देखी होगी, ऐसी घड़ी देखी होगी, जिसको हम लोग अंधेरे में लेके जाते हैं तो वो रोशनी के साथ में चमकती हैं। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, खुद में से ही एनर्जी को रिलीज करते हैं, खुद में से ही ऊर्जा को क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, लगातार निकालते रहते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ सेकंड्स के अंदर भी होता है, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ का कुछ का होता है हजारों सालों का होता है, जो लगातार हजारों सालों तक अपने में से लगातार ऊर्जा बाहर निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया था, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एक ऐसे बॉक्स के अंदर रखा था जो पूरी तरह से बंद था, और इस बॉक्स के बाहर साइड में यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया था। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, तो इसमें से लगातार क्या निकलेगी, रेज निकलेगी, कुछ किरणें निकलेगी। तो यहाँ से भी कुछ किरणें लगातार निकलना क्या हुई थी, शुरू हुई थी, और यहाँ से लगातार कुछ किरणें निकल रही थी जो इस होल में से होकर जा रही थी। अब इस रेडियोएक्टिव पदार्थ की या रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी ये थी कि इसमें से जो रेज निकलती थी, उस रेज के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो थे अल्फा कण थे। और इन अल्फा कण की प्रॉपर्टी ये होती है कि हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, धन आवेश, यानी इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज होता है या धनावेश होता है।
तो यहाँ से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से वो है अल्फा कण। अल्फा कण है पॉजिटिव और यहाँ पर सीधे सीधे जाके इम्पैक्ट करते हैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। और एक और खास बात ये इस एक्सपेरिमेंट की ये थी कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं अगर जिंक सल्फाइड के साथ में जब भी रिएक्ट करेंगे तब यहाँ पर स्पार्किंग होगी, चिंगारियां निकलेगी। तो इससे इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया था, ऑब्जर्वेशंस करना शुरू किया था। तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलना शुरू हुए थे और यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स क्या हुए थे, कुछ पार्टिकल्स थे वो क्या हुए थे, सीधे निकल गए पीछे की साइड में, तो यहाँ पर स्पार्किंग होना शुरू हो गई। कुछ पार्टिकल्स थे तो क्या हुए थे, वो रिफ्लेक्ट हो गए थे, तो यहाँ पर स्पार्किंग होना शुरू हो गई थी। बट 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल से क्या हो गया था, रिफ्लेक्ट हो गया था, 180 डिग्री के कोण से क्या हो गया था, प्रतिकर्षित हो गया था। तो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो ये सारे एपरेटस यूज में लिए थे। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग और ज्यादा डिटेल के अंदर देखते हैं। ये तो यहाँ पर गोल्ड फॉइल की बात कर रहे हैं, हम गोल्ड फॉइल के एक एटम के ऊपर या एक एटम के ऊपर फोकस करके हम लोग बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था। तो आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल थी, ये गोल्ड फॉइल की जगह पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक एटम की बात करता हूँ जो हम लोग एक्चुअल में इस एटम को देखते हैं, ऐसा एटम होता है। रदरफोर्ड मॉडल की खास बात एक थी कि इसके अंदर 3 तो थे ऑब्जर्वेशन थे, 3 इन्होंने क्या दिए थे, प्रेक्षण दिए थे, 3 ही इन्होंने क्या दिए थे, रिजल्ट दिए थे, 3 परिणाम थे और 3 ही इनके रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर इंक्लूड थी। रदरफोर्ड का मॉडल है उसके अंदर 3 पॉइंट है, यानी रदरफोर्ड मॉडल की खास बात है 3 प्रेक्षण हो गए, 3 रिजल्ट हो गए, 3 मॉडल हो गए। अब रदरफोर्ड ने देखा जैसे ही उन्होंने यहाँ से रेडियो एक्टिव वेव्स अल्फा पार्टिकल्स निकलना शुरू हुए थे, पहला ऑब्जर्वेशन किया था, पहला प्रेक्षण किया था, उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स क्या हुए थे कि सीधे सीधे यहाँ से बाहर निकल गए और पीछे जाके इन्होंने क्या की, स्पार्किंग की। तो रदरफोर्ड मॉडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, many particles are passing the atom and sparking the zinc sulfide screen। तो काफी पार्टिकल्स पीछे की साइड में चले गए थे, बट कुछ पार्टिकल्स थे तो क्या हो गए थे, यहाँ से रिपल्स हो गए थे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखकर रदरफोर्ड ने ऐसा एजम्पशंस किया था, उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो एटम होता है इस एटम का मैक्सिमम पोर्शन क्या है, अधिकतम भाग क्या है, खाली है, जिसकी वजह से मैक्सिमम क्या हुए थे, एटम यहाँ से बाहर निकल गए थे। सेकंड के अंदर उन्होंने जैसे ही एक्सपेरिमेंट, और कुछ पार्टिकल्स थे वो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, कुछ एंगल के साथ में बाहर जा रहे थे, कुछ कोण के साथ में बाहर जा रहे थे। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि यहाँ पर सेंटर के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो चीज क्या करिए, इनको धक्का दे रही है, इनको रिपल्स करिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से काफी टाइम पहले कुलोम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके बताया था कि जो लाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने उसी प्रैक्टिकल को बेस में लिया और उसी बेस में लेते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के हैं, यहाँ पर भी अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन अभी वो यहाँ पर प्रूफ नहीं थे। थर्ड जैसे ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा तो 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल, 20,000 कणों में से एक कण था जो क्या हुआ था, जैसे ही यहाँ से टकराया 180 डिग्री एंगल से वापस क्या हो गया था, रिफ्लेक्ट हो गया था। तब रदरफोर्ड ने कहा था कि इस एटम के अंदर यहाँ पर सेंटर के अंदर एक छोटा सा पार्ट है और वो छोटा सा जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है, वो छोटा सा पार्ट है, नाभिक है या न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस का जो डायमीटर उन्होंने बताया था 10⁻⁻15 मीटर बताया था, 10⁻⁻15 मीटर बताया था इस न्यूक्लियस का डायमीटर। और उन्होंने कहा था ये न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा। रीजन एक था क्योंकि हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज था और इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करने के लिए, प्रतिकर्षित करने के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा तभी प्रतिकर्षित होगा, ये गुलाम ने पहले बता दिया था। तो उसी एक्सपेरिमेंट को बेस में लेके उन्होंने कहा कि यहाँ पर हो ना हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के कारण ही उन्होंने कहा था यहाँ पर ये इसको वापस धक्का दे रहा है और ये
सोचने वाली बात थी, यहाँ पर 20,000 पार्टिकल में से एक था जो वापस 180 डिग्री 180 डिग्री के कोण से क्या हो गया था, वापस प्रतिकर्षित हो गया था। जैसे आया था वैसे वापस चला गया। उन्होंने रदरफोर्ड ने इस जो इंसिडेंट था, इस घटना को ऐसे बताया। उन्होंने कहा था कि ये इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट है, इस तरीके की एक हमारे सामने इंसिडेंट है, घटना है, जैसे 14 इंच व्यास का एक तोप का गोला, 14 इंच व्यास का एक तोप का गोला एक किसी कागज से टकरा कर वापस आ गया हो। ये उसी तरीके की घटना है, उसी तरीके का इंसिडेंट है जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने बताया था। तब बाद में रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और उन्होंने इसकी जो कंपैरिजंस की थी इसी हिसाब से की थी। और रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया था तो उस मॉडल के अंदर उन्होंने बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट्स होती हैं, और उस ऑर्बिट्स के अंदर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। कैसे, ये रदरफोर्ड ने ऐसे बताया था। रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी भी एटम के अंदर चारों तरफ क्या होगी, ऑर्बिट्स होगी, और उस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स घर होते हैं, उस घर के अंदर घूमते रहते हैं, जिनको हम लोग कक्षक कहते हैं। इस कक्षक के अंदर लगातार घूमते रहते हैं और सेंटर के अंदर क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर का। ये अपने यहाँ पर न्यूक्लियस होता है या नाभिक होता है। इसके बाद में जो रदरफोर्ड का मॉडल था, अब सोलर मॉडल से कैसे मिलता है, तो रदरफोर्ड का मॉडल सोलर मॉडल से सेम मिलता है, क्योंकि हमारे सेंटर के अंदर हम लोग जब अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं, हम लोग अपने ब्रह्मांड की बात करते हैं, अपने जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर सन सेंटर के अंदर है और सराउंडिंग चारों तरफ खूब सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं। वैसे वैसे यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर के अंदर है और चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इसीलिए इस रदरफोर्ड के मॉडल को सोलर मॉडल के साथ में कंपेयर किया गया है और रदरफोर्ड के मॉडल को सोलर मॉडल भी कभी कहीं कहा जाता है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वली हैं। इसके बाद में रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ कमियां थी। कमियां क्या क्या थी, इन्होंने पहली जो कमी थी कि ये परमाणु की जो एटम होता है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। कमी ये थी कि ये किसके परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए थे, परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए थे, यानी ये परमाणु का स्थायित्व कैसे रहेगा ये चीज इन्होंने नहीं बताई थी, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल यहीं पर ही एंड हुआ था। हम लोगों को 3 अलग अलग डायमेंशंस याद रखने की जरूरत है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। एक जो भी एटम होगा, परमाणु का जो व्यास होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है एटम का। इसके बाद में 10⁻⁻15 मीटर होता है न्यूक्लियस का या नाभिक का डायमीटर होता है। और तीसरी चीज होती है 10⁻⁷ मीटर है, ये गोल्ड फॉइल है जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान सोने की पत्ती काम में ली थी, वो उसकी मोटाई है। तो 3 मोटाई अपने पास में आती हैं इन एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो ये 3 अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल यहीं तक ही बताया था। इस रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में एक साइंटिस्ट आता है जिसको हम लोग मैक्सवेल कहते हैं। अब मैक्सवेल ने क्या बताया था, छोटी सी बात है, मैक्सवेल का जो एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादा इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, क्योंकि मैक्सवेल ने जो बात बताई थी वो इतनी कुछ ज्यादा खास बात नहीं थी। क्योंकि जैसे ही मैक्सवेल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था उसके कुछ ही टाइम के बाद में नील्स बोर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था और मैक्सवेल का जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया था। और मैक्सवेल ने क्या बताया था, मैक्सवेल ने बताया था कि अगर आप किसी स्टेडियम के अंदर हो और स्टेडियम के चारों तरफ आप जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर चक्कर लगाना शुरू करते हो, जैसे ये कोई स्टेडियम है, स्टेडियम के एक पॉइंट पर यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, स्टार्ट से शुरू होता है और स्टेडियम के चक्कर लगाता है, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, 10, 20। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उस लड़के की एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके अंदर किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं रहेगी। जब एनर्जी नहीं होगी तो लड़का स्टेडियम के अंदर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा।
ये बात मैक्सवेल ने बताई थी। मैक्सवेल ने ये बात बताई थी। मैक्सवेल ने कहा था, रदरफोर्ड ने बताया है कि न्यूक्लियस सेंटर में है, ठीक सा, ऑर्बिट्स चारों तरफ होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, ठीक है ये भी बात। तो इलेक्ट्रॉन जब लगातार घूम रहे हैं इसके चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते इनकी एनर्जी कुछ टाइम के बाद में तो खत्म हो जानी चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो घूमना बंद करेंगे, और घूमना बंद करेंगे तो कहाँ आकर गिरेंगे, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर आकर गिर जाएंगे। और जैसे नाभिक के अंदर आके गिर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं, न्यूक्लियस रहेगा नहीं, न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो एटम नहीं रहेगा, परमाणु नहीं रहेगा, परमाणु नहीं रहेगा तो अपनी यूनिवर्स, अपना ब्रह्मांड कैसे बना है, अपने चारों तरफ की चीजें कैसे बनी हुई हैं, ये मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया था। इस मैक्सवेल की थ्योरी को जो खत्म किया है, इस मैक्सवेल की थ्योरी को नील्स बोर ने खत्म किया था, और नील्स बोर ने इस मैक्सवेल की थ्योरी को खत्म करके अपना एक नया मॉडल दिया था, जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एक रदरफोर्ड का मॉडल देखा था और एक मैक्सवेल की थ्योरी देखी थी। तो स्टूडेंट्स और प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये रदरफोर्ड का मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।